ह्यूमैनिटी ऑलवेज फर्स्ट चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन। समाज सेवा के क्षेत्र में निरंतर सक्रिय ह्यूमैनिटी ऑलवेज फर्स्ट चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा 5 अप्रैल 2026 को द वेलनेस सेंटर, हाउस नंबर 150, सेक्टर 16, फरीदाबाद एक निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का सफल आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्देश्य आम नागरिकों, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को प्राथमिक स्वास्थ्य जांच सुविधा उपलब्ध कराना तथा उन्हें स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाना था। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह पंजीकरण प्रक्रिया से हुई। ट्रस्ट के स्वयंसेवकों ने सभी आगंतुकों का पंजीकरण कर उन्हें क्रमवार डॉक्टरों के पास भेजा। शिविर में अनुभवी चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों की टीम मौजूद थी, जिन्होंने बड़ी संख्या में आए लोगों की स्वास्थ्य जांच की। शिविर में सामान्य स्वास्थ्य जांच, रक्तचाप, ब्लड प्रेशर मापन, शुगर, ब्लड ग्लूकोज जांच, वजन मापन तथा सामान्य चिकित्सीय परामर्श की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। जांच के दौरान कई लोगों में उच्च रक्तचाप और मधुमेह के प्रारंभिक लक्षण पाए गए। डॉक्टरों ने उन्हें जीवन शैली में सुधार, संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और समय समय पर जांच कराने की सलाह दी। महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों की विशेष भागीदारी इस शिविर में देखने को मिली। कई महिलाओं ने अपने स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के बारे में खुलकर चर्चा की और विशेषज्ञों से मार्गदर्शन प्राप्त किया। वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता दी गई और उनकी जांच विशेष ध्यान से की गई। बच्चों की भी सामान्य स्वास्थ्य जांच की गई और उनके अभिभावकों को पोषण और स्वच्छता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। शिविर का मुख्य उद्देश्य लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। डॉक्टर तनवीर ने हेल्थ टॉक पर चर्चा की। डॉक्टर ने बताया कि नियमित जांच और सही परामर्श से गंभीर बीमारियों से बचा जा सकता है। उन्होंने लोगों को तंबाकू और नशे से दूर रहने, स्वच्छता बनाए रखने और संतुलित जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया। इस पूरे आयोजन में ट्रस्ट के स्वयंसेवकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखते हुए प्रत्येक व्यक्ति को सहयोग प्रदान किया। स्थानीय लोगों ने इस पहल की सराहना की और भविष्य में भी ऐसे शिविर आयोजित करने की मांग की। कोई भी हेल्थ टॉक इनकम्प्लीट है अगर हम पेशेंट के साथ इंटरेक्ट ना करें। ये आपका प्लेस है, आप आराम से पूछ सकते हैं, कोई भी सवाल होगा आपका जनरल हेल्थ के बारे में और स्पेशली ऑर्थोपेडिक्स के बारे में। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें लगता है कि जैसे विटामिन डी की डेफिशिएंसी, B12 की डेफिशिएंसी बहुत रैम्पेंट है, तो ये हम इस मास लेवल पे समझा पाते हैं पेशेंट्स को, ताकि इन चीजों का इंपॉर्टेंस आपको फ्यूचर में जो आप खुद कर सकते हैं। डॉक्टर के पास तो आ जाएंगे, वो तो हम दवाइयां या हम कुछ जो 15 मिनट की इंटरेक्शन में जो चीजें हम बता सकते हैं, जो पॉसिबल नहीं होता सारा बताना। तो यहाँ पे अभी सबसे पहले मैं आपको मौका दूंगा, किसी का भी कोई भी सवाल जनरल हेल्थ या ऑर्थोपेडिक्स के बारे में आप पूछ सकते हैं। तो जहां सवाल नहीं आता है तो वहां मुझे, क्योंकि मैं जहां भी हेल्थ कैंप करता हूं, मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि मैं पहले 10 मिनट पेशेंट से इंटरेक्ट कर। अदरवाइज मुझे लगता है कि एक संडे जो कि फैमिली के साथ हम गुजार रहे हैं, वो हम कैंप्स में वेस्ट करने नहीं जाएंगे। हम एक ऐसा कि आप लोगों को भी लगे कि अच्छा लगा इस कैंप में आके, और हमें भी लगेगा कि जो एज ए डॉक्टर हमारा फर्ज है वो हमने निभा लिया। सो पहला मौका मैं आप लोगों को दूंगा। आपका कोई भी सवाल है तो नेक्स्ट है मेरा, जो मुझे लगता है कि जो कैंप्स में आपको जानने की जरूरत है, वो कुछ चीजें जैसे नेक एक, बैक एक, कुछ डेफिशिएंसीज के बारे में, कुछ क्रॉनिक जो सोसाइटी में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं ऑर्थोपेडिक्स और जनरल हेल्थ की, उसके बारे में बताना चाहूंगा। तो किसी का कोई भी सवाल है वो हाथ उठा के पूछ सकता है। कोई भी जनरल हेल्थ या कोई भी ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स के बारे में कोई भी क्वेरी है आपकी? हाँ जी सर। डॉक्टर, मैं एक सवाल ये पूछना चाहूँ कि भाई शरीर के अंदर जोड़ों में दर्द क्यों होता है? जोड़ों का दर्द, क्योंकि हमारे खान पान तो तकरीबन अब भी शुद्ध है, हाँ, आगे नहीं है, ओके, शुरू हो गया, लेकिन ये पानी की प्रॉब्लम है या खाने के में हमारी जो आजकल यूरिया और ये इतनी दवाइयाँ गिरी जाती हैं, उसका असर है। okay. किस चीज का असर है जो 80% लोग जोड़ों के दर्द से? तो बहुत अच्छा सवाल कहा इन्होंने। तो जोड़ों के दर्द के, चाहे छोटे जोड़, हाथों के जोड़, पैरों के जोड़, बड़े जोड़, नी, हिप, सबके कारण अलग अलग भी हो सकते हैं। कुछ न्यूट्रिशनल होते हैं, कुछ रोमेटिक, मतलब कोई हमें ऑटोइम्यून डिजीज है, कोई इन्फेक्शन है, और जो सबसे कॉमन है वो हमारा डिजेनरेटिव ऑस्टियोआर्थराइटिस है। यानी एज के साथ सबके घुटने घिसते हैं, किसी के ज्यादा, किसी के कम। किसी के मम्मी पापा के घुटने बहुत जल्दी घिसते हैं, बच्चों में भी चांस होता है कि वो फैमिलियल अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है।
यानी माँ बाप के घुटने बहुत जल्दी, उनके घुटने पूछते हैं हम, आपके दादा दादी के घुटने जल्दी तो नहीं बदले थे, उनको जल्दी डिफॉर्मिटी तो नहीं होगी, तो वो फैमिली में भी रन करता है। नेक्स्ट, बहुत कॉमन काज, चाहे फैमिलियल भी हो, अगर बच्चा अपने एक्सरसाइज, मांसपेशियों की एक्सरसाइज करता है, फिजियो करता है, अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं होने देता, B12, हो सकता है उनका लंबी देर चले। सो कॉमन डेफिशिएंसीज, विटामिन की डी डेफिशिएंसी, कैल्शियम की डेफिशिएंसी, हमें फैमिली की ऑस्टियोआर्थराइटिस, कुछ गठिया का, जिन पेशेंट्स को सुबह उठते ही हाथ अकड़े रहते हैं, सूजन रहती है, जैसे हमें आधा घंटा लगता है उंगलियां खोलने में, टेढ़ापन आना शुरू होता है, वो रिमेटिक, वो ऑटोइम्यून डिजीज होती है, यंग एज में हो सकता है। यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से घुटने खराब हो सकते हैं। सो कोई भी क्रॉनिक इलनेस हो, थायराइड है, शुगर है, तो ये हमारे अंदर शरीर में इन्फ्लेमेशन लाते हैं। सो मेन ये है, अगर हम सब चीजों को छोड़ दे, एक कॉमन इंसान, क्या रोज वो आधा पौना घंटा वॉक करते हैं हम? क्या हम आधा घंटा योगा करते हैं? क्या हम ऐसी चीजें जैसे दूध, अब ये दूसरा सवाल इन्होंने उठाया है कि यूरिया, ये वो जो भी है, कुछ भी सही नहीं, आज सब एडल्टरेटेड है, लेकिन क्या हम खाना खाना बंद करते हैं? कितना भी कुछ हो, कहीं हम रेगिस्तान में, कहीं जंगल में है, जीने के लिए लोग पत्ते तक खाते हैं ना, तो वैसे ही जो अवेलेबल है वो हमने खाना है। अगर ऑर्गेनिक खाना मिलता है, पहाड़ों का एकदम केमिकल फ्री मिलता है, तो उससे बेस्ट कुछ नहीं है। रिमेटिक के पेशेंट जो होते हैं, जिनको रिमेटाइड आर्थराइटिस होता है, वो ठीक नहीं होते, कभी ठीक नहीं होते, लेकिन देयर आर इंस्टेंसेस, कुछ पेशेंट्स का बिल्कुल ठीक हो गए, जो लोग प्योर ऑर्गेनिक जंगलों में जाके 300 किलोमीटर दूर, वो भी यहां का नहीं, इंडिया का नहीं, डेवलप्ड कंट्रीज में, जहां पे बहुत दूर, जहां पे लोग, वहां जो खाना उगाया गया जो टोटल केमिकल फ्री है, उनका रूमेटाइड डिजीज ठीक हो गया। क्यों? क्योंकि वो केमिकल जो कि रिएक्शन क्रिएट करता है। बेसिकली रूमेटाइड आर्थराइटिस क्या है? किसी को गठिया का प्रॉब्लम है, बॉडी खुद को ही अटैक करती है, किसी केमिकल को सेंसिटिव होती है, कई बैक्टीरिया को सेंसिटिव होती है, जो अटैक होते हैं, सूजन आती है, बॉडी खुद को ही अटैक करती है, फिर सूज जाते हैं, बार बार सूज जाते हैं, जोड़ खराब हो जाते हैं, टेढ़े हो जाते हैं। इसलिए किसी को भी अगर रूमेटाइड आर्थराइटिस है, उनको हम बोलते हैं दवाइयां लेनी है, लेकिन अंडर द सुपरविजन ऑफ द डॉक्टर। लेकिन अगर हम बंद करते हैं, बड़े लोगों को लगता है यार एलोपैथिक दवाइयां नहीं लेनी, आप देखो 5-10 साल में उनके टेढ़े जॉइंट हो जाते हैं, बिल्कुल ही खराब हो जाए, क्रिपल्ड हो जाते हैं वो लोग। लेकिन अगर आप एक अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको लिवर, किडनी, सीबीसी देख के ऐसी दवाइयां देते हैं जो सूजन को कंट्रोल में रखते हैं और आप एक लाइफ अच्छी गुजारते हैं। सेम वे मेरे पास कुछ ऐसे पेशेंट हैं जो डायबिटिक है, 25 साल से इंसुलिन पे हैं, शुगर लेवल अच्छी रखी है, किडनी बिल्कुल ठीक है उनकी, एकदम परफेक्ट है। लेकिन ऐसे भी पेशेंट हैं जो ओरल मेडिकेशंस पे हैं, शुगर की दवाई, लेकिन फिर भी कंट्रोल में नहीं रखी है। 5 साल 10 साल में किडनी में दिक्कत आने लगी, आंखों में दिक्कत आने लगी, नसों में कमजोरी आने लगी, पैरों में अल्सर होने लगे, डायबिटिक फुट होने लगा। सो मेन ये नहीं है, सारी दवाइयां गलत नहीं है, बट यू शुड ट्रस्ट योर डॉक्टर। आपको अपने पैरामीटर्स को देख के, सेम वे खाना जो भी है, अब दूध आता है आपका, आप अब क्या कर सकते हैं, अब अगर आप सीधे किसी से लेते हैं, ट्रस्ट वर्दी है, आप सामने देख रहे हो कि वो जो कुछ लोग आजकल देखते हैं कि सामने सामने दूध लेके देते हैं, फिर भी मैं उस पर डाउट करूंगा कब क्या मिले। लेकिन अगर कोई अच्छी ब्रांड का, अमूल का है, मदर डेयरी का है, फिर भी हम कर सकते हैं कि 10 चेक होते हैं, और विद टाइम सोसाइटी इतनी स्ट्रांग हो रही है कि कहीं भी गड़बड़ हो जाएगी तो बहुत सारे चेक हैं, तो फिर भी अगर अल्टरेशन होती है, लेकिन पीना तो है दूध, तो फिर भी थोड़ी छोड़ सकते हैं। कैल्शियम तो चाहिए, कैल्शियम कहां से मिलेगा आपको? या तो दूध, डेयरी प्रोडक्ट से मिलेगा, या कैल्शियम की टैबलेट लेनी है। बट आई प्रेफर, मैं खुद दूध प्रेफर करता हूं देन कैल्शियम टैबलेट देने से। मेरे किसी भी प्रिस्क्रिप्शन में 2 कैल्शियम नहीं होंगे, मैं 1 कैल्शियम देता हूं, 1 सीसीएम देता हूं, 1 गिलास हल्दी वाला दूध पीने के लिए बोलता हूं। और जो पेशेंट 2 गिलास दूध लेता, आधा लीटर दूध, उसको मैं कैल्शियम लेने के लिए नहीं बोलता। लेकिन विटामिन डी हम सबको लेना है, जितने भी यहां पे है ना, मैं गारंटी से आपको बोल देता हूं कि अगर आपने 6 महीने से विटामिन डी नहीं लिया है, आप टेस्ट कराइए, 100% कम आएगा। कोई ऐसा नहीं है जिसको विटामिन डी लेना नहीं पड़ता। और विटामिन डी अगर बॉडी में कम हो, पुराने जमाने में हम सिर्फ ये बोलते थे बच्चों की टांगे टेढ़ी होती है, रिकेट्स, और बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया होती है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। लेकिन आजकल के जमाने में जो लेटेस्ट स्टडीज है, विटामिन डी की कमी की वजह से डिप्रेशन हो सकता है, कैंसर का, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल का कैंसर 20 टाइम्स रिस्क बढ़ जाता है, सूजन, इन्फ्लेमेशन आती है छोटी वेसल्स में, कार्डियक अरेस्ट ज्यादा आ जाते हैं, हार्ट का प्रॉब्लम, नसों का प्रॉब्लम, इम्यूनिटी कम होना। आपने देखा कोरोना में हम विटामिन डी दे रहे थे, विटामिन डी और कोरोना में क्या काम? बिकॉज
विटामिन डी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम करता है, सूजन, वेसल्स की सूजन कम करता है। वेसल्स की सूजन कम करी, इसका मतलब ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता, ऑक्सीजनेशन अच्छी रहती है, हमारी हीलिंग होती है। और अगर विटामिन डी कम है हमारी बॉडी में, हम जाम हो जाते हैं, इंजन ऑयल की तरह हमारी बॉडी का। हड्डियां तो कमजोर हो जाएंगी, मांसपेशियां कमजोर हो जाएगी, डिप्रेशन हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन आ जाएगी, सूजन आ जाएगी, सब बीमारियां कॉम्प्लिकेट हो जाती है। तो मैं पर्सनली विटामिन डी को इंजन ऑयल बोलता हूं। अगर ये बंद हो गया हम जाम हो जाएंगे। सो विटामिन डी जैसे आप लेते हैं, हफ्ते हफ्ते डॉक्टर देता है, कुछ लोग इंजेक्शन लगाते हैं, मैं इंजेक्शन के फेवर में बिल्कुल नहीं। काहे को, कुछ लोगों को ऐसे भी हमारे पास जिनको नर्व में लग गया, फुट ड्रॉप हो गया, नर्व ही गई। कुछ लोग ऐसे हैं जहां लगाए वहां इंफेक्शन हो गया। अगर चलना खाने पीने वाला पेशेंट है, फिट पेशेंट है, ओरली देते हैं हम। कुछ लिक्विड लेते हैं, कुछ सैशे लेते हैं, कुछ कैप्सूल लेते हैं, हफ्ते हफ्ते 12 हफ्ते तक। 12 हफ्ते के बाद अक्सर डॉक्टर बोलते हैं आप बंद कर देते हो, फिर 6 महीने बाद फिर डॉक्टर के पास जाते हो, फिर कम हो गया होता है। लेकिन एक अच्छा प्रोटोकॉल है, हफ्ते हफ्ते 12 हफ्ते तक लेते हैं। उसके बाद हम महीने में बोलते हैं पेशेंट को लेते रहो, कोई टेंशन नहीं, महीने में एक बार 6 महीने पर टेस्ट करके देखो, फिर हम कैटेगराइज करते हैं। कुछ पेशेंट्स को हर महीने, मैं खुद हर महीने लेता हूं, लेकिन इस बार सरप्राइजिंग रहा, मेरा हर महीने लेने से 60-70 रहता था, लेकिन इस बार मैंने किया, शायद मेरा, हमें सैंपल मिलते हैं, मैं चेंज किया, किसी और कंपनी का लिया, तो मैंने देखा महीने महीने लेने से भी मेरा विटामिन डी 40 के अराउंड आया, जो मुझे ठीक नहीं लगा। तो फिर मैंने 15 दिन में भी बीच में एक मिली। सो एवरीबडी हैज टू टेक इट वंस इन अ मंथ। और कुछ लोगों को बीच में 15 दिन में ले, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनका बहुत एब्जॉर्प्शन है, उनको 2 महीने में एक बार लेना पड़ता है। बट जो 2 महीने नहीं लेते, तीसरे महीने ड्रॉप हो गया होता है और कम होता है। और क्रॉनिकली कम होगा, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, आपको क्रॉनिक इलनेस, डायबिटीज कंट्रोल में नहीं रहेगा, थायराइड कंट्रोल में नहीं रहेगा, आपकी मांसपेशियों में कमजोरी आएगी, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, आपको साइकोलॉजिकल इश्यूज हो जाएंगे, सारा प्रॉब्लम। एंड सेम वे नेक्स्ट B12, आप अक्सर देखेंगे मेरे पास आप आएंगे, ऑर्थोपेडिशियंस अक्सर 2 टेस्ट करते हैं हम, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, थायराइड, शुगर, ये चीजें करते हैं ना जो कॉमन रैम्पेंट है। हम विटामिन ए का टेस्ट क्यों नहीं करते? अनलेस हमें किसी बच्चे में कुछ दिक्कत दिखे, मतलब नाइट ब्लाइंडनेस, कुछ ऐसा लगे कि कुछ इनको, या कुछ स्पॉट्स दिखते हैं हमें, कि अदरवाइज वो टेस्ट नहीं करते। विटामिन सी का टेस्ट नहीं करते हैं अक्सर हम। कौन सा? विटामिन डी, B12 करते हैं। क्यों? कोई मुझे बता सकता है B12 का प्रॉब्लम से क्या हो सकता है? आपको तो डॉक्टर इतना भी B12, न्यूरोबियन 4, मेगा न्यूरॉन लेते रहते हैं, कभी पूछा है अपने डॉक्टर से सर रोल क्या है? मैं क्लियरली बताता हूं आपको, हर डॉक्टर को, मैं अपने पेशेंट्स को कोशिश करता हूं 5 मिनट की इंटरेक्शन में, कि ये दवाई इसके लिए, ये दवाई इसके लिए, ये दवाई इसके लिए, ये 4 दिन में बंद करनी है, ये लंबी देर चलानी है। यू हैव राइट टू नो अबाउट द मेडिकेशन। आपको साइड इफेक्ट्स मेडिसिन के पता होने चाहिए, फायदा पता हो या ना हो। क्रॉनिकली दर्द की दवा, अभी एक पेशेंट मुझे बोले 75 में ले रहा हूं, अब मुझे 75 दो आए दिमाग में, एक वोरान 75, अगर हम वोरान 75 रोज लेते हैं, 2-3 महीने लेते हैं, किडनी इंपैक्ट होनी ही होनी है। वोरान एक स्ट्रॉन्ग दवाई है किडनी के लिए, जो सालों लेगा, किडनी पे इंपैक्ट आएगा, आराम मिलता है। कुछ लोगों को हम स्टेरॉइड देते हैं, गठिया के पेशेंट्स को, या कोरोना में हमने स्टेरॉइड दिया, सूजन आ जाती है जिनको एकदम बहुत एक्यूट हो जाता, तो हम देते हैं स्टेरॉइड, बट उनको हम टैपर करते हैं, खुद ही देते हैं, खुद ही बंद करते हैं। लेकिन पेशेंट क्या करता है? उसी दवाई को चुन के घर पे खुद लेता है, और कुछ सालों में किडनी फेलियर, कुछ सालों में मतलब पफीनेस, एकदम पेशेंट क्रिपल्ड हो जाता है, और फिर वो उस दवाई के बगैर नहीं रह पाता। जिस दिन बंद करता है बेड से उतर ही नहीं पाता, जब लेता है तब चलता है, लेकिन अंदर ऑर्गन्स, लिवर, किडनी फेल होना शुरू हो जाता है। सो कोई भी स्ट्रॉन्ग दवाई खुद से नहीं लेनी है। और अभी जो पेशेंट बोले वोरान, 2 दवाइयां आई मेरे दिमाग में, या तो वोरान ले रहे हैं, फिर उन्होंने कहा दूसरा 75, देन इट्स कॉल्ड प्रीगाबा M75, दैट्स अ गुड मेडिसिन, कोई दिक्कत नहीं, बट वो भी अगेन डॉक्टर की सुपरविजन में। सब दवाइयां, कुछ आप एंटासिड गैस की दवाई कभी खुद ले सकते हैं, कभी डोलो पैरास्टामोल ले सकते हैं, बट बाकी दवाइयां ये नहीं कि गए आप काउंटर पे, उसको बोला 2 दवाइयां। मेरे पास एक पेशेंट 3 साल पहले आया कि मेरा क्या कहते हैं, नी रिप्लेसमेंट करना है, तो उनको जरूरत नहीं थी। मैंने बोला अभी आपको जरूरत नहीं, आप ये करिए, लेकिन पता नहीं, दौड़ भी उतनी थी, रोज दवाइयां ले लेके बंद कर दी थी मैंने दवाई। फिर गए कहीं पे, 2-3-4 साल बाद किडनी फेलियर लेके आ गए, फिर ये नी रिप्लेसमेंट किया, फिर मना किया, क्योंकि रीनल ट्रांसप्लांट के बाद इंफेक्शन का और ज्यादा चांस बढ़ता है। सो विद इन ईयर्स उन्होंने अपना किडनी खराब किया दर्द की दवाइयां लेने से। बट अगर हम डॉक्टर की सुपरविजन में ले, कुछ दवाइयां नहीं ले सकते हम लंबी देर,
वो बहुत जरूरी है। और कुछ दवाइयां ऐसी हैं जो आप सोचते हो कि हम नहीं आयुर्वेदिक ले रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि अगर आप शॉप से लेते हैं जिसपे ड्रग्स का नाम लिखा होता है, इसमें इतना साल्ट है कोई, या कोई आप मेथी के दाने ले रहे हैं, कोई पत्ते ले रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, नेचुरल चीज लेने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको पूरी में कोई देता है, खुद बना के देता है कोई, वी ऑलवेज डाउट दैट मेडिसिन। आज भी उन्होंने पूरी, अगले दिन आपको फर्क पड़ा, नॉर्मल हो गए, तो हमें डाउट पड़ता है इसमें स्टेरॉइड डाला है, हर हाई डोज में डाला है। और बड़ी बार हमने पूरियां वो चेक करी, उनमें स्टेरॉइड निकला है। सो आयुर्वेदिक इज अ वन फॉर्म ऑफ मेडिसिन, बहुत अच्छी है, लेकिन आपको वो एक अच्छी, मतलब उसमें हमें पता होना चाहिए साल्ट क्या है। जैसे हमारी कोई दवाई है, हमको पता है ये है, आप दूसरे डॉक्टर को दिखाएंगे, वो बोलेगा यार ये तो दवाई स्ट्रांग है, ये नहीं लेनी है। वी नो हम क्या ले रहे हैं, हमें पता होना चाहिए। तो सेम वे ये पेन किलर्स, अब इंसुलिन किसी को डॉक्टर ने लिखा, बोलते हैं यार, बहुत पेशेंट हमें बोलते हैं थायराइड की दवाई एक बार शुरू हो गई फिर जिंदगी भर चलती है, बंद नहीं होती। अगर थायराइड का प्रॉब्लम है, लेनी है दवाई, अगर नहीं लेंगे फिर वेसल्स में सूजन आई, हार्ट में सूजन आ जाती है। सर्जरी नहीं कर पाते हैं जिन पेशेंट्स का टीएसएच बहुत ऊंचा होता है, जब तक वो टीएसएच नहीं कर पाते हम सर्जरी नहीं कर पाते, क्योंकि कभी कभी एनेस्थीसिया से बाहर ही नहीं आता पेशेंट जिनका थायराइड खराब होता है। सो सेम वे अक्सर किसी का बीपी ज्यादा होता है, आप बोलते हो बीपी की दवाई ले ली एक बार फिर हमेशा बंद नहीं होगी, फिर यही कॉमन बहुत चीज है ये। लेकिन आप सीधे सोचिए, अगर कोई नाली है घर में, आपका कोई आप पौधे वगैरह होता है उसमें अगर नाली के पानी जाता स्मूथली, आपको सारा दिखता है नीचे से एकदम बड़े, लेकिन उसी की स्पीड अगर बढ़ी, बाढ़ आ गई, सैलाब आ गई, वो सारे उसके वॉल्स को तोड़ेगा। ऐसे ही अगर बीपी 140 से ऊपर वाला है, नीचे वाला यानी डायस्टोलिक 90 से ऊपर है, तो वो रोज हमारी वेसल्स को एक प्रेशर से काम करना पड़ता है, इप्थिलियम टूट जाता है, और जहां इप्थिलियम टूट गया वहीं पे जो है कोलेस्ट्रॉल वगैरह वो जो बैठ जाता है, जो क्लॉट, जो आप क्या कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस जिसको बोलते हैं, वही कार्डियक, वो वेसल्स के ब्लॉक का कारण बनता है, वही कार्डियक अरेस्ट का कारण बनता है। तो अगर हम बीपी कंट्रोल में रखते हैं, दवाई या तो खुद हो आप डाइटरी, आप अपना वजन कंट्रोल में रखिए, रोज योगा करिए, कार्डियो करिए, नमक कम करिए, कंट्रोल में हो गया, 140 से नीचे, 90 से नीचे होगा, दवाई की जरूरत ही नहीं है। दूसरा, वेट कंट्रोल में रखिए। एक स्टडी है, हर 1 kg वेट कम होने से 1 mm मर्करी कम होता है, बीपी कम होता है। अगर किसी का 100 kg वजन है, 90 हो गया, 10 वहीं कम होगा, कोई दवाई से बाहर आएगा। किसी का 2 टैबलेट है, 1 टैबलेट हो जाएगा। सो ये दिमाग में नहीं लेना है कि हमें बीपी है तो दवाई लेंगे तो आदत पड़ जाएगी। बीपी ज्यादा है, एक दिन ऐसा हो जाता है बॉडी अडेप्ट कर लेती है। पहले हेडेक होता है, बहुत ज्यादा बीपी होता है, सिर दर्द होती है, और एक टाइम ऐसा होता है बॉडी अडेप्ट कर लेती है। आपका हम चेक कर